हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। ये पार्ट 2 है हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालाइज का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट में आईसीज की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, इंडिफरेंट कर्व की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। अब आते हैं हमारा बजट सेट और बजट लाइन वाले टॉपिक पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट्स अज्यूम अब मैं बजट लाइन और बजट सेट तुम्हें डायग्राम और टैबलर प्रेजेंटेशन में समझाऊंगी। देखो, लेट्स अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैव बजट ऑफ 60 टू बी स्पेंड ऑन गुड वन एंड गुड टू। ठीक है, देखो हम अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसके पास 60 बजट है जो वो गुड वन और गुड टू दोनों पे स्पेंड करेगा। ऑल्सो अज्यूम द प्राइस ऑफ गुड वन इज 2 पर यूनिट। गुड वन की प्राइस कितनी है? 2 पर यूनिट। एंड प्राइस ऑफ गुड टू इज 1 पर यूनिट। और प्राइस ऑफ 1 कितना है? 1 पर यूनिट। अकॉर्डिंग टू वी फाइंड द फॉलोइंग बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर। दिस सेट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर गिवन हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड वन और गुड टू। ठीक है, इसमें जो ये टेबल है इसमें क्या बता रहा है कि ये डिफरेंट यूनिट ऑफ गुड वन और गुड टू बता रहा है जो कंज्यूमर अपने बजट के हिसाब से लेगा। ठीक है, जैसे कि ये गुड वन कितना है? 2 पर यूनिट है, तो अभी इसने 0 लिया तो इसमें 60 लिया, इसमें इसने 1 लिया तो इसमें इसने 40 लिया, इसमें इसने 20 लिया तो इसमें 20 लिया, और इसमें 30 लिया तो इसने 0 लिया। इसका मतलब क्या है? हमें इस टेबल से क्या समझ आता है? ये 1 नहीं है, ये 10 है, सॉरी। ठीक है, तो 10 लिया तो इसने 40 लिया, इसने 20 लिया तो इसने भी 20 लिया, और यहाँ पे 30 लिया तो यहाँ पे इसने 0 लिया। इसका मतलब समझ आ रहा है? देखो, 60 मतलब ये पर यूनिट 1 है, मतलब सारी कंजप्शन कौन ले रहा है? गुड टू ले रहा है। और यहाँ पे 30 मतलब 2 पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 2 है, और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60। मतलब पूरी कंजप्शन कौन कर रहा है? गुड 1 पे हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा गुड टू है वो 0 हो गया, और जब पूरी कंजप्शन गुड टू ले रहा था तो हमारा गुड वन कितना क्या हो जा रहा था? 0 हो जा रहा था। ठीक है, तो इसी तरह समझते हैं कि बजट सेट क्या होता है। बजट सेट रेफर्स टू दी अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द बजट सेट इक्वेशन इज, ठीक है, इसमें क्या रहा है कि बजट सेट क्या होता है? इट इज अ अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा है, गिवन प्राइस ऑफ द गुड, और मतलब जो गिवन प्राइस है गुड्स का और इनकम ऑफ द कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बताते हैं उसको क्या कहते हैं? बजट सेट। बजट सेट का एक वो है, इक्वेशन है P1 x1 प्लस P2 x2। ये वैसे ये ना इसके ऊपर ही था और फिर y था, ये इसमें कंप्यूटर में आ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? हमारा इक्वेशन हो गया। तो ये हमारे बजट सेट का इक्वेशन है। उसके बाद P1 क्या है? प्राइस ऑफ गुड वन। क्वांटिटी x1 क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड वन। और P2 वैसे ही प्राइस ऑफ गुड टू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड टू। और y का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल बजट। ठीक है, देखो हम इस टेबल से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। इसमें क्या है? बजट लाइन। इसमें बता रखा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। ठीक है, कि इसने 1 लिया तो गुड टू कितना हुआ। ठीक है, ऐसे ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता रहा है कि इसका 2 लिया तो इसका कितना लिया। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ 2 गुड्स का बता रहा है। ठीक है, और जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है? ये हमारी प्राइस लाइन है। प्राइस लाइन हो गया हमारा बजट लाइन, जो भी होता है उसको क्या कहते हैं? ये हमारा बजट लाइन हो गया या प्राइस लाइन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बजट लाइन, अब बजट हमने पिछले में बजट सेट पढ़ा था, अब बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन इज लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स and of good 1 and good 2 which consumer can buy given his budget and price of the good 1 and good 2। ठीक है, बजट लाइन क्या होता है कि एक ये लाइन है जो हमें बताती है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, गुड 1 और गुड 2 जो कंज्यूमर खरीद सकता है अपने बजट के हिसाब से, और गुड 1 और गुड 2 के प्राइस के हिसाब से, जो भी
वो चीज़ें खरीदता है, उसके गुड वन और गुड टू जो भी वो खरीदता है, उसके जो भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कि जैसे उसने 10 गुड वन लिया तो 20 उसने गुड टू लिया, 20 लिए तो वो 30 लिया, तो वो जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसको क्या कहते हैं, बजट लाइन। अकॉर्डिंग टू उसके बजट कितना है और उस प्राइस ऑफ द गुड कितना है, उस हिसाब से जो भी लेता है उसे क्या कहते हैं, बजट लाइन। ठीक है, ठीक है। बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि बजट लाइन का जो स्लोप्स है वो हमेशा डाउनवर्ड क्यों होता है। बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड वन बिकॉज गिवन कंज्यूमर्स इनकम एंड द प्राइस ऑफ द गुड एक्स एंड गुड वाई कंज्यूम कैन बाय मोर ऑफ एक्स ओनली व्हेन बाय ही लेस ऑफ वाई। देखो अभी पढ़ते पढ़ते हमारे तीसरा चैप्टर आ गया, तीसरा चौथा चैप्टर आ गया, समझ आ जाना चाहिए कि जो हमारा जो कोई भी स्लोप होता है, कोई भी स्लोप, अगर इकोनॉमिक्स में कोई भी स्लोप अगर लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो हम एक गुड खरीद रहे हैं दूसरे को सैक्रिफाइस करके, हम गुड एक्स खरीद रहे हैं, हम सैक्रिफाइस गुड वाई को कर रहे हैं, और अगर हम गुड वाई खरीद रहे हैं तो हम सैक्रिफाइस गुड एक्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब। तो बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड इस वजह से होता है क्योंकि मैं अपने पिछले टेबल में भी देखा कि अगर हम पूरा गुड 2 ले रहे थे, अगर पूरा हम 60 ले रहे थे, तो हमारा गुड एक्स क्या था, 0 था। अगर मतलब अगर एक को ज़्यादा लेंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, दूसरे को बढ़ाने के लिए पहले को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट है बजट लाइन कैन शिफ्ट। जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होता है। बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज एंड प्राइस अज्यूम टू बी कांस्टेंट। बजट लाइन शिफ्ट होता है। अगर बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, जो इनकम, जो कंज्यूमर का इनकम है वो बढ़ गया है, लेकिन प्राइस अज्यूम टू बी कांस्टेंट, प्राइस जो गुड एक्स और गुड वन का कांस्टेंट ही रहता है। और अगर बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, कंज्यूमर्स का इनकम डिक्रीज हो गया है बट प्राइस कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बजट लाइन कैन रोटेट। बजट लाइन रोटेट भी करता है। बजट लाइन रोटेट टू द राइट व्हेन पी एक्स और पी वाई फॉल। अगर बजट लाइन रोटेट करता है राइट साइड को, ये तब होता है जब हमारा पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल। अगर प्राइस गुड एक्स और गुड वाई का जो प्राइस है वो फॉल करता है तो हमारा जो बजट लाइन है रोटेट किस साइड हो जाता है, राइट साइड। और बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट व्हेन हमारा जो प्राइस है एक्स एंड वाई का वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। और लेफ्ट जब हो जाता है रोटेट तो मतलब हमारा जो प्राइस है वो बढ़ गया है, और राइट हो जाता है रोटेट मतलब हमारा जो प्राइस है वो घट गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी बजट लाइन की टॉपिक। अब आगे चलते हैं। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। ठीक है, देखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस द कंज्यूमर इफ इट रीच व्हेन ही मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हम पढ़ेंगे कि जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जो कंज्यूमर है वो अपने मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन पे कब पहुंचता है, हम उसको इंडिफरेंस कर्व एनालाइज में समझेंगे। कंज्यूमर रीच ऑप्टिमम चॉइस ऑफ व्हेन 2 कंडीशन सेटिस्फाई। उसके 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है। पहला देखते हैं, पहला क्या है, MRS ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू पी एक्स एंड पी वाई। ठीक है, जो MRS क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, किससे इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन। ठीक है, MRS बताया था ना क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को स्लोप ऑफ आईसी भी कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना स्लोप ऑफ आईसी। ठीक है, उसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आईसी एंड प्राइस लाइन आर टेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब आएगी, जब प्राइस लाइन और हमारा आईसी मतलब MRS जो है वो एक दूसरे से स्ट्राइक करता है, तो हमारी क्या होती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है।
ठीक है। सेकेंड कंडीशन है आईसी इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। जो आईसी है वो किस अपने पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। अभी मैंने हमने इसके पिछले चैप्टर में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा हमने प्रॉपर्टीज़ में कि जो आईसी है वो हमेशा कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है, कॉन्केव टू द ऑरिजिन नहीं होती है। ठीक है, तो देखो हमारे आईसी हमेशा ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, और जो हायर होगा वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज कम्पेयर टू जो उसके नीचे होगा। ठीक है, ऐसे चलता है आईसी का। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं तब जाके एक कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम होता है, जब वो अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ देखो, ये है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के डायग्राम। ये है, देखो ये जो है यहाँ पे MUX/PX जो है वो इक्वल हो रहा है। मतलब जो ये है, ये जो सिचुएशन है ई पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, तो तब यहाँ पे जाके जो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन हो रहा है और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, यहीं पे वैसे बन जाएगा ना, अभी इसमें वो नहीं बना रखा। ये देखो, ये प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन और MRS स्लोप ऑफ आईसी ऐसे होगा। ठीक है, ये दोनों जहाँ स्ट्राइक करते हैं इसको ही कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, और ये हमेशा जो स्लोप ऑफ आईसी है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ और होगा तो वो इक्विलिब्रियम में काउंट ही नहीं होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब कंडीशन 1 अभी हमने पढ़ा, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके कंडीशंस कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, MRS x/y इक्वल्स टू PX, मतलब स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, प्राइस लाइन और बजट लाइन के। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, तब जाके हमारे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है। द कंज्यूमर विल स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन, बताया ना अभी कि इन दोनों को इक्वल होना चाहिए तब जाके हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है। बिकॉज नो अदर पॉइंट कैन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, और ऐसा कोई इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है कि वो अपना जो सेटिस्फैक्शन है मैक्सिमाइज करे। सिर्फ इस पॉइंट पे जाके जब ये दोनों इक्वल होंगे तो जाके हमारा जो हमारा सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज होगा। देखो अब टेबल में देखते हैं, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारे स्लोप ऑफ आईसी बन गए। ठीक है, ये स्लोप ऑफ आईसी है। देखो पहले कोई भी यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है, पहले ये हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आईसीज बने हुए हैं, डिफरेंट आईसीज बने हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, और ये आ गया हमारा प्राइस लाइन, और ये हमारे बन गए इक्विलिब्रियम, ये हमारे स्लोप ऑफ आईसी बन गया। ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया, तो ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पे एस पॉइंट दे रखा है, ये क्या है, हमारे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन कर रहा है, ना कि इस पे भी नहीं हो रहा है, इस पे भी नहीं हो रहा है, इस वाले पे जाके सबसे ज़्यादा उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है, जहाँ पे आईसी का स्लोप और प्राइस लाइन जो इक्वल हो गए हैं, तो वहाँ पे जाके हमारा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, एस पॉइंट पे बन रहा है हमारा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। ये डायग्राम याद कर लेना, डायग्राम पेपर में बनाने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, आईसी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। आईसी कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। वाई, क्यों होना चाहिए वाई, दिस इज रीजन अंडर कनेक्टिविटी नहीं होगा, convexity of the IC indicates that MRS decline or that consumer is willingly to sacrifice less and less amount of good Y for every successive
यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, इसका कन्वेक्स जो होता है आईसी वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, डिक्लाइन हो रहा है। सो डैट कंज्यूमर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है एक गुड को, किसी गुड एक्स को सैक्रिफाइस कर रहा है, किसको, गुड वाई को लेने के लिए, या गुड वाई को सैक्रिफाई कर रहा है गुड एक्स को लेने के लिए। दिस इज अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इफ एमआरएस नॉट डिक्लाइन देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट ऑपरेशन। ये अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अगर एमआरएस डिक्लाइन नहीं होता है तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑपरेशन में नहीं आएगा। ठीक है, एमआरएस का डिक्लाइन होना ज़रूरी है एक इक्विलिब्रियम करने के लिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम करने के लिए एमआरएस का डिक्लाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं डिक्लाइन होता, जो हमारी लॉ होती है वो फेल हो जाती है। इन विच सिचुएशन consumer will continue to consume more and more of one commodity, getting higher marginal utility from every successive unit. We cannot even imagine the consumer strike any stable equilibrium situation. ये कह रहे हैं कि एक सिचुएशन में मतलब कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ें लेती रहेगी, कम्युनिटी हायर मार्जिन यूटिलिटी, उसकी मार्जिन यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कंज्यूमर है वो कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम और कुछ भी स्टेबल और इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन में जा पाएगा कि नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं डायग्राम में आप लोगों को समझाती हूँ। अगर देखो ये हमारे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है, देखिए जैसे ये हमारी आईसी बनती है। ठीक है, मतलब अगर इक्विलिब्रियम देखते हैं तो हमारी प्राइस लाइन है। अब हमारा जो प्राइस लाइन है वो अगर ये अगर होगा तब जाके हमारा ये इक्विलिब्रियम होगा। अगर यही ऐसे हो जाएगा तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कैसे होगा, क्योंकि हमें अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फैक्शन, और ये हमें क्या शो कर रहा है कि इसके वजह से हमारा जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं हो रहा है, मतलब हम एक गुड को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं दूसरे गुड के लिए, और इसकी वजह से ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा जो एमआरएस है वो भी डिक्लाइन नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये हमारा इक्विलिब्रियम होने से रोकता है अगर आईसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं होता है। ठीक है, that's all for today. Thank you for watching. Stay connected and I will catch you in next one.